उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग एक कर्व का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व हिंदी में उसे हम समोत्पाद वक्र कहते हैं। आइसो प्रोडक्ट, आइसो का मतलब होता है समान और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पादन। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा वक्र जो समान उत्पादन को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस वक्र का पर प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन का स्तर समान रहता है। यहाँ पर क्योंकि उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयोग से, सहयोग से प्राप्त होता है, इसलिए इस वक्र में या इस वक्र में उत्पादन के साधनों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो समान उत्पादन कब? जब हम कुछ उत्पादन के साधनों को लगाएंगे। यहाँ पर क्योंकि वक्र बनाना है और वक्र में दो साधन ही लिए जा सकते हैं और इस आधार पर सरलता की दृष्टि से इसमें ये मान लिया जाता है कि उत्पादन में केवल दो ही साधन हैं, और अगर दो ही साधन हैं तो हम उसे मुख्य रूप से श्रम और पूंजी, लेबर और कैपिटल के रूप में दिखाते हैं। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो अब हम कह सकते हैं कि यदि उत्पादन में केवल दो साधनों का उपयोग हो रहा हो, एक श्रम और दूसरा पूंजी, तो इन साधनों के विभिन्न कॉम्बिनेशंस या संयोगों के आधार पर कोई वक्र बने और वो वक्र जो है वो उत्पादन के समान स्तर को दिखाए, तो हम इसे समोत्पाद वक्र कहेंगे। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समोत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र है जो उत्पादन के दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। यदि इस वक्र को हम चित्रित करें, दिखाने का प्रयास करें, तो हम एक ऐसे वक्र बनाएंगे जिसमें दो अक्ष होंगे, क्योंकि हम उत्पादन के दो साधनों को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से एक पर मान लीजिए इस पर आप लेबर दिखा दें, श्रम, और इस पर दिखा दें कैपिटल, पूंजी। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और एक वक्र जो है कुछ इस तरह का बनता हो, IPC इक्वल प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व इसको कहते हैं। तो सम उत्पाद वक्र, तो कैसा वक्र है? एक ऐसा वक्र है जो दो साधनों अर्थात पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब इस वक्र का कोई एक संयोग या कोई एक बिंदु हम लेंगे तो ये पूंजी की कुछ मात्रा को दिखाएगा और इसी तरह से श्रम की कुछ मात्रा को दिखाएगा। यहाँ से मान लीजिए ऐसे। तो अगर एक संयोग हम कोई लेते हैं, इस पर एक बिंदु, इसका मतलब होता है इस पर जो है पूंजी की मात्रा मान लीजिए इतनी है और श्रम की मात्रा इतनी है। तो इस प्रकार से पूंजी का और श्रम का एक कॉम्बिनेशन है, एक संयोग है, और एक संयोग को हम K5L1 कह रहे हैं। अगर एक दूसरा संयोग ले, मान लीजिए B, तो इसका मतलब हुआ इस पर जो है श्रम की मात्रा होगी K4 और पूंजी की मात्रा होगी K4 और श्रम की मात्रा होगी ये वाली L1, मान लीजिए L2। अगर इसी तरह से कोई और एक मात्रा बढ़ा दें, तीसरा संयोग ले लें और मान लीजिए एक संयोग ये हो
यहाँ से और इसका दूसरा ये संयोग हो तो ये होगा L3, ये होगा K3, ये होगा संयोग C। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक वक्र है, ये वक्र पूंजी और श्रम जो उत्पादन के दो साधन हैं उनके विभिन्न संयोगों को दिखाता है। ये संयोग A हो सकते हैं, B हो सकते हैं, C हो सकते हैं। A संयोग का मतलब हुआ पूंजी की मात्रा है K5 और श्रम की मात्रा है L1, और B का मतलब हुआ है पूंजी की मात्रा K4 और श्रम की मात्रा L2। इसी तरह से इसकी है K3 और L3। तो अगर इतना श्रम और इतनी पूंजी हम लगाएंगे A संयोग पर होंगे तो जितना उत्पादन होगा उतने ही उत्पादन इस संयोग से भी होगा, उतना ही उत्पादन इस संयोग से होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा वक्र है जिस पर उत्पादन का स्तर उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों से जो उत्पादन हुआ वो बराबर होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से इस वक्र पर जितने संयोग हैं श्रम और पूंजी के, उनको यदि हम लगाएं उत्पादन प्रक्रिया में तो प्रत्येक संयोग से एक बराबर या एक जैसा या एक समान उत्पादन प्राप्त होगा। और ऐसे वक्र को हम आइसो प्रोडक्ट कर्व कहेंगे, सम उत्पाद वक्र कहेंगे। एक ऐसा वक्र जो उत्पादन के दो साधनों को के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ पर 3 संयोग दिखा दिए प्रदर्शित करके। अर्थ इसका यह है कि इस वक्र पर जितने भी संयोग हैं, अर्थात किसी भी बिंदु पर आप एक संयोग ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ऐसे इसका मतलब जो ये असंख्य संयोग बनेंगे सभी संयोगों से एक जैसी उत्पादन प्राप्त होगा। एक चीज़ और यहाँ आप देखें कि ये वक्र जब हम A से B पर जाते हैं तो हम देखते हैं पूंजी की मात्रा K5 से घट के K4 हो गई। और अगर आप ये मानें कि ये संख्या पूर्णांक में ही होगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ से हमको यहाँ आना पड़ेगा, बीच के बिंदु गायब हो जाएंगे। एक अंक के पूर्ण अंक के बाद दूसरा पूर्णांक के बीच में गैप होगा। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि उत्पादन के विभिन्न साधन पूर्णतया विभाज्य हैं, अर्थात उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। और जब ऐसा हम करते हैं तब ये वक्र जो है वो सतत होगा, है कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं बीच में टूटेगा नहीं। जैसे हम कहते हैं कि अगर 6 के बाद हम 7 पर जाएं तो 6 और 7 के बीच की जो दूरियां हैं 6.4, 6.3, 6.8 ये छूट जाएंगी। और अगर ये छूटेंगी तो वक्र टूट जाएगा, वहाँ से बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वक्र हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि जो भी हमारी उत्पादन के साधन हैं उनको हम विभाजित कर सकते हैं और जितना चाहें उतना कम बेसी लगा सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ये वक्र कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा, बीच में टूटा हुआ नहीं होगा। तो वक्र यह कोई भी वक्र जब बनेगा तो कॉन्टिन्यूअस ही होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु पर गुजरता हुआ वो ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचता है। तो समुत्पाद वक्र इस रूप में जब हम देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि समुत्पाद वक्र एक वक्र होता है और ये वक्र जो है वो ये दिखाता है किसको दो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों को, और उन संयोगों को दिखाता है जिनसे समान समान उत्पादन प्राप्त होता है। या ऐसे हम कह लें कि समान उत्पादन जिन जिन संयोगों से प्राप्त होता है उन संयोगों को जब हम मिलाते हैं तो जो हमें वक्र मिलता है वो समुत्पाद वक्र हम कहते हैं क्योंकि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन का स्तर समान रहता है। तो समुत्पाद वक्र ये है। और इस प्रक्रिया में हम ये देखेंगे, एक और इसके पीछे धारणा छिपी हुई है कि उत्पादक उत्पादन के साधनों को तभी उत्पादन प्रक्रिया में लगाएगा जब वो कुछ न कुछ उत्पादन करें। मतलब प्रत्येक उत्पादन के साधन का उत्पादन में सहयोग जो है वो धनात्मक है, उनके लगाने से उत्पादन बढ़ता है।
उत्पादन न तो शून्य हो सकता है, न तो उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, तो ये उत्पादक धनात्मक होगा। तो ऐसी स्थिति में और जब हम वक्र पर बढ़ेंगे, एक संयोग से दूसरे संयोग पर जाएंगे, तो सवाल ये उठेगा कि हम करते क्या हैं। एक साधन की मात्रा जब घटाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा किस तरह की होगी। तो जाहिर है कि जब किसी एक साधन की मात्रा हम घटाएंगे तो जितनी मात्रा घटाएंगे उतना वो जितना उत्पादन करता होगा उतना उत्पादन हमारा घट जाएगा। और क्योंकि उत्पादन का स्तर समान रखना है, इसलिए अब हमें दूसरे उत्पादन के साधन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो एक जो निष्कर्ष निकल रहा है ये कि जब भी हम उत्पादन के स्तर को समान रखना चाहेंगे और जो उत्पादन समुत्पाद वक्र पर होता है समान, वैसी स्थिति में जब एक साधन की मात्रा हम कम करेंगे तो दूसरे साधन की मात्रा बढ़ेगी। और इसी तरह से हम विभिन्न संयोगों या उस समुत्पाद वक्र पर आगे बढ़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम किसी साधन की मात्रा को, एक साधन की मात्रा को घटाते हैं और दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा वक्र जो है जैसे इधर होगा, अगर हम पूंजी की मात्रा को घटाते हैं तो इतनी मात्रा अगर घटाई हमने K5 से K4 किया तो इसका मतलब हम यहाँ पहुँच आए। और ऐसी स्थिति में अगर हम श्रम की मात्रा न बढ़ाते तो हम यहाँ होते, और यहाँ होते तो इस पर उत्पादन कम हो जाता, क्योंकि पूंजी की मात्रा घटाई गई है, इस नाते उत्पादन घटेगा। और श्रम की मात्रा अगर हम न बढ़ाएं तो पहले की तुलना में उत्पादन कम मिलेगा। हमको उत्पादन को समान रखना है, इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पूंजी की मात्रा घटाएंगे तो उसके कारण जो उत्पादन घटेगा उसको पूरा करने के लिए दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जब दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो L1 और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि जहाँ ये बिंदु था हम वहाँ से दाईं तरफ आगे बढ़ेंगे। पूंजी घटेगी इस नाते नीचे आएंगे, श्रम बढ़ेगा इस नाते दाएं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नीचे आएंगे दाएं जाएंगे तो यूँ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि एक साधन की मात्रा घटाएंगे और दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाएंगे। वैसी स्थिति में हमारा वक्र क्या होगा, बाएं से दाईं ओर जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब बाएं से गिरेगा नीचे और नीचे जाएगा दाएं। और अगर हम यहाँ होते मान लीजिए और इसको घटाते और इसको बढ़ाते तो हम यहाँ से यहाँ जाते, इसको घटाते और फिर पूंजी को बढ़ाना पड़ता। वैसी स्थिति में हम ऐसे जाते इधर। तो हम जनरली क्योंकि केंद्र की तरफ से बात करते हैं या इसी तरफ से सारे निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारा ये ओरिजिन होता है, जिसको हम शून्य भी कह सकते हैं, मात्रा जब उस पर दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वक्र को जनरली ये कहते हैं कि जब एक साधन की मात्रा घटाएंगे दूसरे की बढ़ाएंगे तो वक्र हमारा बाएं से दाईं ओर नीचे गिरेगा। और यही प्रक्रिया अगर हम इधर से घटा के इधर बढ़ाते तो हम कहते दाएं से बाईं ओर ऊपर उठेगा। तो ये वक्र की जो प्रकृति होगी वो इस तरह की होगी कि उत्पादन के स्तर को यदि हमको समान रखना है तो उत्पादन के एक साधन की मात्रा को जब हम घटाएंगे तो दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि ऐसा किया जाए तो वक्र का जो स्वरूप होगा वो बाएं से दाईं ओर नीचे बढ़ता हुआ होगा। ऊपर से नीचे गिरेगा और दाईं तरफ सरकेगा, या उल्टा कर सकते हैं कि बाईं तरफ से दाईं ओर ऊपर उठता हुआ वक्र होगा। तो इस दृष्टि से अगर हम इन वक्रों को देखें तो इनकी प्रकृति जो है वो ऊपर से नीचे गिरती हुई होगी और ये वक्र दाईं तरफ बढ़ता हुआ होगा। अब जब इस वक्र को हम बनाते हैं, ये देखिए ऐसे और ऐसे, तो हम ये देखें कि एक बिंदु से जब हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो होता क्या है। तो हम ये देखते हैं कि ये मात्रा थी, मान लीजिए ये मान लीजिए मैं यहाँ 1 2 लिख दूँ, और ये मात्रा है ये x1 x2 L1 L2। ये L में होने वाला परिवर्तन है, ये K में होने वाला परिवर्तन है। अर्थात ये जो है
पहले इतनी थी पूंजी की मात्रा, अब घट के इतनी हो गई। दोनों में जो परिवर्तन हुआ उसको हम डेल्टा के लिखते हैं। के में होने वाला परिवर्तन है और ये है डेल्टा एल में होने वाला परिवर्तन, और हम ए से बी बिंदु पर गए। तो वैसे स्थिति में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम इस वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो हम एक साधन की कुछ मात्रा घटा देते हैं, दूसरे साधन की कुछ मात्रा बढ़ा देते हैं। घटाने वाली मात्रा को यहाँ हम डेल्टा के कह रहे हैं और बढ़ने वाली मात्रा को हम डेल्टा एल कह रहे हैं। एल में होने वाली परिवर्तन, या इसको कहेंगे एल में वृद्धि और के में कमी। और क्योंकि एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पर जाते हैं या एक संयोग से दूसरे संयोग को हम दिखाते हैं तो उत्पादन का स्तर बराबर रहता है, अर्थात उत्पादन जितना ए बिंदु पर है उतना ही उत्पादन बी संयोग से भी प्राप्त होता है। तो उत्पादन के स्तर को समान रखते हुए जब हम किसी एक साधन की मात्रा घटाते हैं और उसके स्थान पर दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि एक साधन के स्थान पर हम दूसरे साधन का उपयोग करते हैं। पूंजी की मात्रा घटा दिए और उसके स्थान पर श्रम की मात्रा बढ़ा दिए। पूंजी की जितनी मात्रा घटाए थे उसके कारण जितना उत्पादन गिरा था, श्रम की उतनी मात्रा बढ़ाने से वो उत्पादन पूरा हो जाएगा। इस नाते उत्पादन का स्तर ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो जितनी मात्रा हम जब समुत्पाद वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो एक साधन की जितनी मात्रा छोड़ते हैं और दूसरे साधन की जितनी मात्रा बढ़ाते हैं, दोनों का एक अनुपात होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने क्या किया है कि पूंजी की मात्रा को हमने कम किया है और श्रम की मात्रा को उसके स्थान पर बढ़ाया है। इतनी पूंजी के बदले इतने श्रम का प्रयोग किया है। तो ये दोनों साधनों के प्रतिस्थापन की दर है। एक साधन की मात्रा घटाना, उसके स्थान पर दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ाना, और इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन की दर। तो जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समुत्पाद वक्र के बढ़ते हैं तो एक उत्पादन के साधन की मात्रा घटती है, दूसरे उत्पादन के साधन की मात्रा बढ़ती है, और दोनों का जो अनुपात होता है हम कहते हैं पूंजी के बदले श्रम को प्रतिस्थापित करने की ये दर है। इतनी पूंजी यदि हम घटाएंगे तो उसके स्थान पर इतना श्रम जब लगाएंगे तो उत्पादन हमारा पहले जैसा बना रहेगा। तो इस दर को हम लोग कहते हैं कह तो सकते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, लेकिन प्रतिस्थापन की सीमांत दर का जो ये नाम है वो हम उपभोग के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। अनधिमान वक्रों के संदर्भ में वहाँ भी इसी तरह का वक्र था जब हम दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा था उपभोक्ता, तो वहाँ पर हमने उनको कह दिया प्रतिस्थापन की दर। तो उससे अलग करने के लिए इसको कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि उत्पादन जब हम करते हैं तो ये किसी खास तरह की टेक्निक या विधि या टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। श्रम और पूंजी का एक निश्चित संयोग होता है जिसके माध्यम से उत्पादन होगा। इस नाते कहते हैं कि ये जो दोनों का संयोग है या दोनों का जो सहयोग है वो एक तरह से टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, और इस नाते हम इसका नाम दे देते हैं टेक्निकल प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर। सीमांत दर वैसे कहते थे प्रतिस्थापन की दर, इसको कहते हैं प्राविधिक प्रतिस्थापन या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये क्या है? ये दर तब होगी जब हम उत्पादन के क्षेत्र में एक उत्पादन साधन मात्रा घटा के उसके स्थान पर दूसरे साधन की मात्रा को इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि उत्पादन का स्तर पहले जैसा ही बना रहे। और इस दृष्टि से हम इस वक्र की भाषा में कह सकते हैं कि जब हम समुत्पाद वक्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलते हैं तो एक साधन की जितनी मात्रा घटाने से दूसरे साधन की जितनी मात्रा बढ़ाई जाती है,
उन दोनों के अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो एक समुत्पाद वक्र का अर्थ हमने पढ़ा कि समुत्पाद वक्र होता क्या है, और दूसरा ये पढ़ा कि समुत्पाद वक्र पर प्रतिस्थापन की दर होती है, ये प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। अब दोनों के मध्य एक रिलेशन है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे, और वो इस रूप में देखेंगे कि अगर हम क्रमशः पूंजी की मात्रा को घटाते जाएं और उसके स्थान पर श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएं, तो हम पहले पूंजी की जितनी मात्रा के बदले में श्रम की जितनी मात्रा का प्रतिस्थापन करते थे, क्या हम अगले चरणों में भी वैसा ही करेंगे, या अगले चरणों में पूंजी की उतनी ही मात्रा के बदले श्रम की मात्रा पहले की तुलना में कम या अधिक हो जाएगी। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि समुत्पाद वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर क्या प्रतिस्थापन की सीमांत दर या प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक ही जैसी रहेगी, या ये घटेगी या बढ़ेगी, और वो हमको देखना है। तो अब हम देखेंगे कि प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर समुत्पाद वक्र पर कैसी होती है, स्थिर होती है, घटती हुई होती है, या बढ़ती हुई होती है। तो ज़रा आप ध्यान करें, मान लीजिए जैसे ये है चित्र, ये है वक्र। अभी तो फिलहाल वक्र हम ऐसे खींच रहे हैं, अभी हम लोग जानते नहीं कि ऐसा क्यों खींच रहे हैं, लेकिन इतना तो हम जान गए हैं कि एक वस्तु की मात्रा जब घटेगी तो उसके कारण उत्पादन घटेगा, और इसलिए अगर उत्पादन के स्तर को समान रखना है तो दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी, और जब एक की मात्रा घटेगी दूसरे की मात्रा बढ़ेगी, तो हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि वक्र घटने के नाते नीचे गिरेगा और दूसरे के बढ़ने के नाते दाएं ओर जाएगा। एक घटा पूंजी की मात्रा घटी तो वक्र नीचे आ गया, और श्रम की मात्रा बढ़ी तो वक्र दाएं चला गया बढ़ के, तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा और दाईं तरफ गिरेगा। तो वक्र तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये स्वरूप ऐसे ही होगा नहीं होगा। देखिए ऐसे भी स्वरूप होता है, वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे, वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे, और वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे। देखो तीनों में वक्र ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन इनमें से कैसा होगा वो हमें देखना पड़ेगा, और उसी को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वक्र ऊपर से नीचे दाएं गिरेगा तो इस प्रकृति का होगा, या सरल रेखा के रूप में होगा, या इसके उल्टी प्रकृति का होगा। तो अब देखने का प्रयास करें कि कैसा होगा। अब ज़रा ध्यान देखें, जब किसी साधन की मात्रा को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उत्पादन पर इसका प्रभाव क्या होता है ये देखें पहले। तो इसके पहले हम लोगों ने उत्पादन के नियम पढ़े हैं। उत्पादन के नियम में हमने पढ़ा है कि उत्पादन के क्षेत्र में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी उत्पादन के साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसकी प्रत्येक अगली इकाइयों से क्रमशः घटता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात पहले की उत्पादन की इकाइयाँ, पहले जो पूंजी है या पहले का जो श्रमिक है वो ज़्यादा उत्पादन करता है, और अगला श्रमिक उससे कम उत्पादन करता है। ये उत्पादन के क्षेत्र में ये नियम है, और जब ये नियम का क्रियाशीलन होता है उसी अवस्था में उत्पादक काम करता है और संतुलन में होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्पादन के क्षेत्र में ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू हो रहे हैं तो इसका मतलब है जिस उत्पादन की साधन की मात्रा को हम घटाएंगे उसके कारण कुछ उत्पादन गिरेगा। अब अगर उतने ही श्रम की मात्रा को फिर हम घटाएंगे तो हमें देखना है कि अब की बार उत्पादन पहले से ज़्यादा गिरेगा या पहले जितना ही गिरेगा। तो अब ज़रा आप ध्यान रखें कि अगर आप पहले, जैसे हम कहते हैं कि जैसे जैसे उस साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे उसकी उत्पादकता गिरती जाएगी, सीमांत उत्पादन, और जैसे जैसे हम उसकी मात्रा घटाएंगे तो इसका मतलब है कि पीछे वाला श्रमिक ज़्यादा उत्पादन करता है, ऊपर वाला बाद वाला श्रमिक कम उत्पादन करता है। तो जब हम ऊपर से गिराएंगे
15वां श्रमिक, 14वां श्रमिक, 13वां श्रमिक, 11वां श्रमिक। तो इसका मतलब है कि 10वां जितना उत्पादन करता है 11वां उससे कम करता है, 12वां उससे भी कम करता है। तो जब हम ऊपर से कम करेंगे उत्पादन, पहली बार जब 12वें श्रमिक को हटाएंगे तो मान लीजिए उत्पादन 10 इकाई कम होगी। लेकिन जब 11वें श्रमिक को हटाएंगे तो 11वां श्रमिक 12वें से ज़्यादा उत्पादन करता है, इस नाते 11वें के हटाने से अब की बार 10 इकाई से ज़्यादा उत्पादन गिरेगा। अब देखिए क्या होगा कि पूंजी की मात्रा गिराने से प्रत्येक पिछली इकाई की उत्पादकता ज़्यादा है, इस नाते उत्पादन ज़्यादा गिर रहा है। और अगर हमको उत्पादन को समान बनाए रखना है तो इसका मतलब है कि पहले जितना श्रमिक लगाने से उत्पादन पूरा हो जा रहा था घटा हुआ, अब उतने पूरा करने के लिए ज़्यादा श्रमिक लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि उतनी ही पूंजी छोड़ने के बदले में अब हमको पहले की तुलना में ज़्यादा श्रमिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। अंतिम या बाद वाला श्रमिक कम उत्पादन करता है, उसके पहले वाला श्रमिक ज़्यादा उत्पादन करता है, ऐसा इसलिए होगा। तो अब ज़रा आ जाइए इस चित्र पर जहाँ हम ये दिखाने का, या आ जाइए सारणी पर। यह सारणी आपको समझने में थोड़ी आसान होगी। जैसे देखिए ये संयोग हैं विभिन्न कम्बिनेशन, जैसे A B C D ऐसे इस पर है। एक संयोग है जिसमें पूंजी की मात्रा है 15 और श्रम की मात्रा है 6। मैं जैसे ऐसे करूं, ये था 15 और ये था 6, और इसकी मात्रा को हमने घटा के कर दिया 13, और मान लीजिए ये मात्रा जो बढ़ी है ये है 8, ऐसे जैसे लिखी हुई है। अगर ये मात्रा हमने घटा के कर दिया 11 तो ये मात्रा बढ़ के, ये सही चित्र नहीं आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये हो गई 11। अगर इसको 11 से कर दिया 9 तो ये मात्रा हो गई 15, और अगर 9 से कर दिया 7 तो ये मात्रा हो गई हमारी 20, ऐसे। तो यहाँ पर ये देखिए 2 इकाइयाँ अगर हम गिरा रहे हैं तो 2 गिराई और उसके बदले हमने 2 श्रमिक की मात्रा बढ़ाई। अब कह रहे हैं कि अगर 2 मात्रा और गिरा देंगे तो पहले जितना उत्पादन घटा था अब कि उससे ज़्यादा घटेगा, क्योंकि ये श्रमिक ये पूंजी की पर पहले से ज़्यादा उत्पादन कर रही है। ये जो 14वीं और 15वीं इकाई की तुलना में 12वीं और 13वीं इकाई से ज़्यादा उत्पादन होगा, और अब उत्पादन ज़्यादा घटेगा तो इसको पूरा करने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा श्रमिक लगाने पड़ेंगे। पहले 2 बढ़ाते थे, अब हमको 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि पहले यहाँ बराबर दिखाया हमने कि 2 इकाइयाँ अगर हम घटा दें कैपिटल पूंजी की तो 15 से 13 किया, 11 किया, तो ये सब जगह बराबर है। लेकिन इधर इनकी मात्रा को हमको क्रमशः बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 इकाई छोड़ने से अगर पहले 2 श्रमिकों से वो उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा कर लिया जाता था, तो अगली बार अब जो 2 पूंजी फिर घटाएंगे तो उनके कारण क्योंकि उत्पादन में पहले की तुलना में ज़्यादा कमी आएगी, इस नाते उस कमी को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा श्रमिक लगाने पड़ेंगे। पहले 2 बढ़ाए थे, अब की 3 बढ़ाए, अगली बार मान लीजिए 4 बढ़ाए, अगली बार 5, अगली बार 6, इधर 2 ही है। और इस प्रकार जो पूंजी में वृद्धि हो रही है वो 2 है। ये देखिए 15, 13 कमी, 11, 9, 7, 5। और जो श्रम में वृद्धि हो रही है वो पहले 2 हुई है, फिर 11, 3, 8, 3, 11 हुई है, फिर 11, 4, 15 हुई है, 15, 5, 20 हुई है, 20, 6, 26 हुई है। तो श्रम की मात्रा ये है। तो पूंजी की बराबर इकाइयों को छोड़ने के बदले में श्रम की बढ़ती हुई इकाइयाँ मिलेंगी। और क्योंकि इन्हीं दोनों को अनुपात को हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो पहले होगा ये 2:2, फिर होगा 2:3, या इसके 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6। और ये दर जो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये घटती हुई है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है, और जब दर घटती हुई होती है तो वक्र का स्वरूप ऐसे ही होगा जैसे ये वक्र है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने का मतलब हुआ कि ये देखिए ये है दर, ये जैसे हम ये कहें कि इतनी पूंजी छोड़ी और इतना श्रम उसके बदले लिया, और अगली बार अगर उतनी पूंजी छोड़ने के लिए ज़्यादा श्रम बढ़ाना पड़े तो इन वक्र को दिखाने वाला ये वक्र होगा। तो ये जो इतनी हमने छोड़ी है डेल्टा K1, इतनी छोड़ी है डेल्टा K2, इसके बदले लिया डेल्टा L1,
यहाँ लिया डेल्टा L2, इसकी तुलना में ये बड़ा है, तो जब और ये दोनों अगर बराबर हैं तो देखिए ये इतना बटा इतना, अर्थात ये जो डेल्टा K1 बटा डेल्टा L1 है, और अगली बार डेल्टा K2 बटा डेल्टा L2 है, ये वाला, ये बड़ा है हर वाला हिस्सा, ये दोनों ऊपर दोनों बराबर हैं, ये छोटा है ये बड़ा है। आप जानते हैं अगर ये ऐसे होता 1/1 तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, तो इसकी तुलना में ये दर छोटी हो जाएगी जो यहाँ दिख रही है। 2/2 का मतलब 1 हुआ, और 2/3 का मतलब 1 से कम, 2/4 का मतलब आधा, उससे भी कम, तो ये घटती जा रही है। तो प्रतिस्थापन की दर जब घटेगी तो वक्र इसी तरह का बनेगा जैसा ये है, और जो ये वक्र है ऐसे ही वक्र बनना चाहिए, क्योंकि इसी पर केवल प्रतिस्थापन की दर गिरेगी, अन्यथा प्रतिस्थापन की दर या तो बढ़ेगी या तो स्थिर रहेगी, जैसा होना नहीं चाहिए हमारे अर्थशास्त्र के उत्पादन के नियम के अनुरूप। और इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो जो है वो घटती हुई होती है, और अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है तो वक्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा। इस चित्र में हमने दिखाने का प्रयास किया है कि ये देखिए ये विभिन्न संयोग हैं A B C D E, क्योंकि अंकों में चित्र बनाने में दिक्कत होती है, पैमाने पर बनाना पड़ता है, इस नाते चित्र में हम अंक नहीं लिखते हैं और असुविधा से बच जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारणी में आपको समझा दिया है, उसको चित्र जब बनाया तो अंक नहीं लिखा है, K1 K2 K5 K3 ऐसे लिखा है, इसको L1 L2 L3, और ये दोनों के बीच का जो गैप है इसको हमको ये कहते हैं परिवर्तन है, ये श्रम में वृद्धि है, जिसको डेल्टा 1 पहली बार इतनी वृद्धि हुई, अगली बार इतनी वृद्धि हुई, अगली बार इतनी वृद्धि हुई है। चित्र में आप देख लीजिए, पहले L1 L2 जो है कम है, अगला वाला इससे ज़्यादा है, अगला वाला और ज़्यादा है। ये सब राशियां बराबर हैं, तो बराबर राशियों को जब इस राशि से भाग देंगे तो ये राशि क्योंकि बढ़ती हुई है इस नाते A से B पर जाएंगे तो जो दर आएगी उसकी तुलना में B से C पर जाने पर वो दर घट जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि ये राशियाँ बराबर हैं सब ऊपर, और ये राशियाँ जो है निरंतर बढ़ती हुई हैं, इसकी तुलना में ये बड़ी है, इसकी तुलना में ये बड़ी है, और जब भाग देंगे इसमें इससे और इसमें इससे तो इसकी तुलना में ये छोटा आएगा। इसका मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो घटती हुई होगी, और जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होगी तो उसको दिखाने वाला वक्र इसी तरह का होगा। इस तरह के वक्र को क्या कहते हैं? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। केंद्र की ओर उठा हुआ उन्नतोदर या उत्तल, तो समुत्पाद वक्र केंद्र की ओर उत्तल होगा, उन्नतोदर होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर या प्रावधिक प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होनी चाहिए, और जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होगी तो समुत्पाद वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर होगा। पहले हमने पढ़ा था क्या कि समुत्पाद वक्र क्या है, फिर हमने पढ़ा प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, फिर हमने पढ़ा प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होगी, और अगर ये दर घटती हुई होगी तो वक्र का स्वरूप जो है केंद्र की ओर उन्नतोदर होगा। अगर घटती हुई न होती, अगर न होती तो देखिए इस तरह का वक्र होता, ये बढ़ती हुई वक्र, देखिए ये यों, इसमें भी वक्र ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसमें जब देखेंगे तो ये आपको बढ़ती हुई मिलेगी। दो स्थितियों देख लीजिए, अगर ये बराबर हो और अगर ये ऐसे आप खींचेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, इसकी तुलना में ये छोटा आएगा, ऐसे मतलब इतना बटा इतना करेंगे और जब उतने बटा फिर अगला करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस वक्र पर प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होगी, और बढ़ती हुई नहीं होना चाहिए, इस नाते वक्र ऐसा नहीं होगा। और अगर एक सरल रेखा के रूप में वक्र को आप बना देते ऐसे सीधे, तो इस पर प्रतिस्थापन की दर जितना ये छोड़ेंगे अगली बार ठीक उतने बढ़ेगा। मतलब ये दोनों दूरियां अगर बराबर हैं तो ये दोनों दूरियां भी बराबर रहेंगी, और ऐसा भी नहीं होगा
क्योंकि जब हम एक साधन की मात्रा को घटाएंगे तो उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में अगले साधन की मात्रा पहले की तुलना में बढ़ाना पड़ेगा। और यदि ऐसा हो तो प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होंगी और प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होंगी तो समुत्पाद वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर ही होगा। जरा एक और यही बात आपको बता दूं कि जब हम एक साधन की मात्रा घटाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पूंजी की मात्रा को घटा दिया, तो उत्पादन कितना गिरेगा? जितना श्रमिक अंतिम श्रमिक की उत्पादकता थी तो इसको कहेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए किससे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से। और मतलब जब हम पूंजी की मात्रा को गिराएंगे तो उत्पादन में इतना गुणे इतनी की कमी हो जाएगी। और यही हमको पूरा करना है क्योंकि समुत्पाद वक्र के सभी बिंदुओं पर उत्पादन समान रहेगा। तो पूरा कितने से होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर है उसको आप गुणा कर दीजिए लेबर में होने वाली वृद्धि से। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम समुत्पाद वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर शिफ्ट करेंगे तो दोनों का उत्पादन बराबर रहेगा। और ऐसी स्थिति में इतनी पूंजी के घटाने से, इतने श्रम के बढ़ाने से उत्पादन में जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और अगर हम इस रूप में देखें तो कह रहा हूँ ये है पूंजी में वृद्धि गुणे पूंजी की सीमांत उत्पादकता, श्रम में वृद्धि पूंजी में कमी है और ये श्रम में वृद्धि गुणे श्रम की सीमांत उत्पादकता। और अगर हम इस एल को इधर कर दें, के को इधर कर दें तो देखिए क्या हो रहा है, डेल्टा के बटा डेल्टा एल, क्योंकि गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा, ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो और यही होती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। और ये बराबर होगा, क्या होगा? अगर यहाँ पर ये के है तो यहाँ पर देखिए एल है, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये बड़ा हो जाएगा ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये है श्रम की सीमांत उत्पादकता, ये है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, और ये बराबर होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन प्रावधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर के ये बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, भूल जाते हैं बच्चे, उल्टा हो जाता है। ये ध्यान रखिए, अगर इधर के है तो सीमांत उत्पादकता के की नीचे रहेगी, एल है यहाँ तो, या सीधा यहाँ के है तो यहाँ एल होगा, यहाँ एल है तो यहाँ के होगा। और जब हम इस रूप में लिखेंगे तो ये सही होगा। और अन्य